अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यूनिट नंबर 2 में पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर से टॉपिक्स लिए गए हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 एंड नंबर 2 एंजाइम्स चैप्टर नंबर 3। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 2 से, दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। इनके लिए हम हेट्रोजीनियस की टर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो तमाम प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की रेपिटेशन से बनी हुई हैं और तमाम कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स की रेपिटेशन से बने हुए हैं। लेकिन लिपिड्स में कोई एक पर्टिकुलर मोनोमर या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रिपीट होकर लिपिड्स नहीं बना रहा, बल्कि लिपिड्स में डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स बनाते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। और याद रहे कि जो लिपिड्स हैं ये वाटर में इंसोल्यूबल हैं क्योंकि यूजुअली ये नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल हैं। नंबर 3 पॉइंट है स्टोर्स डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी। डबल एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम प्रोटीन्स को ब्रेक करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी लिपिड्स के 1 ग्राम से रिलीज होने वाली एनर्जी उसकी निस्बत डबल होगी। तो क्वेश्चन आया माइंड में कि आखिर लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी क्यों स्टोर है या इसके 1 ग्राम को ब्रेक करने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज क्यों होती है। तो आगे मैंने लिख दिया है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम है। लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम है, इसलिए लिपिड्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, फूड को ब्रेक करना ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और अगर किसी कंपाउंड में ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है हर कार्बन के साथ OH है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंपैरेटिवली एनर्जी कम रिलीज़ होगी। तो इसलिए लिपिड्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है। नेक्स्ट, लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट एंड वाटर, यानी हीट को मूव करने नहीं देंगे ना तो सिस्टम से बॉडी में और ना ही बॉडी से सिस्टम में, उसको मिनिमाइज कर देंगे और वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करेंगे। इसमें एग्जांपल है वैक्सीज और क्यूटिन। वैक्सीज पाई जाती हैं आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, और बल्कि अगर क्यूटिन की बात की जाए तो क्यूटिन भी वैक्सीज की ही एग्जांपल है और ये प्लांट्स में पाई जाती है। लीफ की सरफेस पे आपने सुना होगा क्यूटिकल मौजूद होती है, वो क्यूटिन की बनी होती है और क्यूटिन जो है वो लिपिड्स की फैमिली से बिलोंग करता है। इवन के जो फ्रूट्स की आउटर कवरिंग है वहाँ पर भी क्यूटिन होता है जो कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट ये हम डिस्कस करते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लास हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर में ये बात पढ़ी हुई है कि एस्टर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो जब मिलते हैं अल्कोहल के साथ तो उससे एस्टर बनते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है जो पंजाब टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि अगर एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाया जाए तो इथाइल एसीटेट बनता है, और ये इथाइल एसीटेट जो है एक एस्टर है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने याद रखनी है जो पहले UHS में आ चुकी है, एनर्जी स्टोरेज फॉर्म। अगर वो कहे विच फॉर्म ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी, यू विल आंसर एसाइल ग्लिसरॉल। लिपिड्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सीज हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, एसाइल ग्लिसरॉल हैं। तो कौन सी टाइप है लिपिड की या कौन सी क्लास है लिपिड्स की जो कि एनर्जी स्टोर करती है हमारी बॉडी में और जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड भी करती है, तो आंसर होगा एसाइल ग्लिसरॉल।
एसाइल ग्लिसरॉल फैमिली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसाइल ग्लिसरॉल है दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या इसको ट्राई ग्लिसराइड भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसाइल ग्लिसरॉल है ये, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड की टर्म क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा इस रिएक्शन के बाद। अगर ये रिएक्शन देखें तो ब्लैक कलर में जो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया गया है ये बेसिकली ग्लिसरॉल है। ये ब्लैक कलर मॉलिक्यूल क्या है, ग्लिसरॉल है, जिसमें 3 कार्बन्स हैं और 3 कार्बन्स के साथ 3 OH मौजूद हैं, यानी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं जो रेड कलर में ड्रॉ किए गए हैं, 1 2 3। अब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जब इस ग्लिसरॉल से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर एक बात नोट करनी है आपने, एसिड हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और ग्लिसरॉल OH प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है कि एसिड OH प्रोवाइड करता है और ग्लिसरॉल हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं बायोलॉजी की बुक में, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एसिड विल प्रोवाइड हाइड्रोजन। थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है, डायग्राम में भी यही बना हुआ है। तो बायोलॉजी पोर्शन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने यही टिक करना है कि एसिड प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड अल्कोहल और ग्लिसरॉल प्रोवाइड OH, और अगर केमिस्ट्री में आए तो वो आपने केमिस्ट्री के मुताबिक करना है। तो बादल ये एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो तीनों फैटी एसिड्स का हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। और इसी तरह जब अल्कोहल में से तीनों OH ग्रुप रिलीज हो जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो रिजल्टिंग कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करेंगे न्यूट्रल लिपिड। तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या इसको ट्राईग्लिसराइड भी कहा जाता है, तो इसके लिए हम न्यूट्रल लिपिड की टर्म यूज करते हैं। अब आपको बात समझ आ चुकी होगी कि ट्राईग्लिसराइड के लिए न्यूट्रल लिपिड की टर्म यूज क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी फैटी एसिड। ये फैटी एसिड एसाइल ग्लिसरॉल का ही एक कंपोनेंट है। अभी हमने पढ़ा ना कि एसाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो याद रहे कि फैटी एसिड कोई एक कंपाउंड नहीं है, फैटी एसिड एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और इसमें कार्बन की तादाद 2 से लेकर 30 तक हो सकती है और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाएगा, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो फिर उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाएगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे एसिड हैं जिनमें 1 डबल बॉन्ड है, कुछ में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कुछ में 3, 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पामिटिक एसिड। और अनसैचुरेटेड की सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है, दैट इज ओलिक एसिड। अब यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बायोलॉजी में एसिटिक एसिड को फैटी एसिड कहा गया है, लेकिन हो सकता है आप केमिस्ट्री की बुक में या किसी और बुक में ये बात पढ़ें कि एसिटिक एसिड इज़ नॉट कंसीडर्ड एज फैटी एसिड, क्योंकि सही बात यही है कि एसिटिक एसिड इज़ नॉट अ फैटी एसिड। लेकिन हमने क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है तो इस वजह से इस बुक के मुताबिक एसिटिक एसिड को फैटी एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। और आपने कार्बन नंबर याद रखने हैं। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन हैं, ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन हैं, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन हैं, ओलिक एसिड में 18 कार्बन हैं। अब ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। और 2 एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट भी गिवन है, ब्यूटारिक एसिड का -8 डिग्री और पामिटिक एसिड का 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक एक और बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, melting points and solubility directly proportional to the number of carbon atoms present in the fatty acid। अब
यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे फैटी एसिड में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इतना स्मूथ नहीं है। ये सिर्फ कार्बन एटम्स पे डिपेंड नहीं करता, ये और बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि बायोलॉजी में यही बात लिखी है और एक लाइन में लिखी है, इसकी कोई डिटेल फर्दर गिवन नहीं है, तो आपने बायोलॉजी में अगर MCQ आता है तो आप इसी कॉन्सेप्ट के लिहाज से सॉल्व करेंगे कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जी सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। अगेन यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में तो ऑपोजिट लिखा हुआ है। केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि फैटी एसिड्स की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम। केमिस्ट्री में जो लिखा है वो भी ठीक है, बायोलॉजी में जो लिखा है वो भी ठीक है। कैसे? केमिस्ट्री में जो बात लिखी है वो ये लिखी हुई है कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर जो बात की गई है कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बात हो रही है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। क्योंकि जब फैटी एसिड में कार्बन नंबर इंक्रीज होता है ना, तो बेसिकली CH2 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 ये वाले ग्रुप्स ऐड हो रहे होते हैं, और CH2 ग्रुप नॉन पोलर है, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा नॉन पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, तो जितनी नॉन पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हल्की सी एडिशन जहन में रखनी है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किस चीज़ में बात की गई है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है, और सॉल्युबिलिटी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स पर और ऑयल्स पर। फैट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैं और ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैं। फैट्स भी बेसिकली लिपिड्स हैं और ऑयल्स भी जो हैं वो लिपिड्स ही हैं। ऐसे लिपिड्स जो कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, बेसिकली वो फैट्स की प्रॉपर्टी है, और जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है वो ऑयल्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। फैट्स ज़्यादातर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं और ऑयल्स ज़्यादातर प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। फैट्स में जो फैटी एसिड होते हैं वो ज़्यादातर सैचुरेटेड हैं और स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स हैं, जबकि ऑयल्स में जो फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड हैं, ब्रांच्ड हैं और रिंग्ड हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट जी ओवरऑल अगर दोनों की बात की जाए फैट्स या ऑयल्स की, तो ये वाटर से लाइटर हैं, लाइटर देन वाटर, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वाटर से कम है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, वाटर की 1 होती है, और इसी कम ग्रेविटी की वजह से हमेशा जो ऑयल्स हैं या लिपिड्स हैं ये वाटर की सरफेस पर मौजूद होते हैं। पानी नीचे होगा और जो लिपिड्स हैं ये वाटर के ऊपर सरफेस पर मौजूद होंगे। और आखिरी बात, ये लिपिड्स जो हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं, लेकिन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस या स्पेसिफिक कंडीशंस हम इनको क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, वरना नॉर्मली ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। जी ये पहली क्लास थी एसाइल ग्लिसरॉल जो हमने डिस्कस की। सेकंड इसकी क्लास या टाइप है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आप सभी को पता है दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, और हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में कि उधर फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो लिपिड बाय लेयर बनाते हैं, और ये डेरिवेटिव्स हैं किसके? फॉस्फैटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। ये फॉस्फैटिडिक एसिड क्या है? फॉस्फैटिडिक एसिड में 3 कंपोनेंट्स हैं। फॉस्फैटिडिक एसिड में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और 1 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये 3 कंपोनेंट्स और 4 मॉलिक्यूल्स मिलकर फॉस्फैटिडिक एसिड बनाते हैं। अगर इस फॉस्फैटिडिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा दी जाए तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका पोलर एंड कौन सा है, नॉन पोलर एंड कौन सा है, ये सारी डिटेल आपने यूनिट 1 सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं आप लोग, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यूएचएस के सिलेबस में यही 2 क्लासेस शामिल हैं सिर्फ, फॉस्फोलिपिड्स और एसाइल ग्लिसरॉल।
जो वैक्सीज हैं और जो टर्पिनॉइड्स हैं वो इस दफ़ा के सिलेबस में शामिल नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपको उसके करवा देता हूं ताकि अगर उसमें से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वो आपको पता हो। आप एक मरतबा टॉपिक पढ़ लीजिएगा एहतियातन सेफ साइड पर रहते हुए, वरना ये 2 टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 ऑप्शन है और सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लिपिड इज मोस्ट हाइड्रोफोबिक। ये यूएचएस की स्टेटमेंट है। आंसर है इसका वैक्सीज। वैक्सीज इन तमाम में सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हैं। अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लिपिड इज पॉलीमर, तो आंसर होगा टर्पिनॉइड। सिर्फ टर्पिनॉइड्स जो हैं पॉलीमर हैं, बाकी पॉलीमर नहीं है। टर्पिनॉइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। अगर आ जाए क्लोरोफिल और अदर असेसरी पिगमेंट्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ लिपिड, तो अगेन आंसर होगा टर्पिनॉइड्स। स्टीरॉयडल हार्मोन्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ लिपिड्स, तो अगेन आंसर होगा टर्पिनॉइड्स। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिपिड प्रोवाइड एनर्जी, तो अगेन आंसर होगा एसाइल ग्लिसरोल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव्ड लिपिड्स, तो फिर आंसर होगा टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स आर द डिराइव्ड लिपिड्स। अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्प्लेक्स लिपिड्स, तो आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। समझ आ गई। और 2 ऐसी क्लासेस हैं जो कि सिंपल लिपिड्स में आती हैं, नंबर 1 वैक्सीज एंड नंबर 2 एसाइल ग्लिसरोल। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, वरना वैक्सीज और टर्पिनॉइड्स ये दोनों हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा इसको। ये लिपिड्स हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, दैट इज़ ऑफ वाटर। वाटर की 3 प्रॉपर्टीज शामिल हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है ये। नंबर 1 यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको डिसॉल्व नहीं करता। तो इन शॉर्ट एक बात याद रखेगा, जिन चीज़ों को ये डिसॉल्व कर लेता है वो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं हमारे सेल के अंदर, और जिन कंपोनेंट्स को ये डिसॉल्व नहीं करता वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे लिपिड्स को वाटर डिसॉल्व नहीं करता, तो हमारे सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड्स की बनी हुई हैं मेजरली। ठीक है। अब वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे क्यों एक्ट करता है, इसकी रीज़न जो है आप याद रखेंगे पोलर नेचर के। इसकी जो पोलैरिटी है ये एक नेचर है, और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेजर जो रीज़न है वो पोलैरिटी है, और हमारी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है तो इतना ही याद रखेंगे। तो ये पोलर नेचर की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। नंबर 2 है जी हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 gram water from 15 degree to 16 degree। 15 से 16 डिग्री तक 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। और वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसकी वैल्यू बुक में 1 दी हुई है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, अगर वो पूछे कि वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, तो आंसर होगा हाई हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर स्टेबलाइजर का मतलब है कि वाटर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट है जी हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? केमिस्ट्री में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लिक्विड के पोर्शन में। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी वैल्यू बुक में दी हुई है 574 किलो कैलोरी पर केजी, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बेस पे अगर वो पूछे कि इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी आप यही कहेंगे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ये बात तो बहुत आसान है, आपने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। एक छोटी सी बात लिखी हुई है, कहता है अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है और उसमें से 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो बाकी बचेगा 998 ml वाटर। सिर्फ 2 ml वाटर के इवेपोरेट होने से टेम्परेचर -1 डिग्री जो हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री कम हो जाएगा उस वाटर का। तो बस ये वाटर का छोटा सा टॉपिक था जो आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच।